हाय स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस में एक वीडियो डाला है। वो इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड फिजिक्स के बारे में हमने एक वीडियो डाला है। आप उसको देखिए। और आज मैं क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। और क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। समय व्यतीत न करते हुए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जब मेरा लेक्चर देखने आप लोग आएँ सामने, तो एक अपना कॉपी और एक पेन अपने पास रखें, क्योंकि मैं जो बोलूँगा शब्द अक्षरशः कुछ परिभाषाएं मैं बोल दूँगा, उसको आप वीडियो पॉज करके आप उसको लिख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। समझाने के पश्चात मैं कुछ लिखूँगा उसमें जो आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मैं मेन टॉपिक यहाँ पे नोट कर सकता हूँ, पूरा लिख नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, उस कुछ डिफिनेशन बताऊँगा समझाने के पश्चात, तो उसको आपको अक्षरशः लिखना है और उसको लिखते जाइएगा। तो पेन और कॉपी अपने पास रख के लिखिएगा, और जहाँ पे दिक्कत होगी वीडियो हमारा पॉज करिएगा, फिर लिख के फिर आगे बढ़िएगा। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 97 नंबर लाने हैं, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अदर कंपटीशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें आप अपना ध्यान से देखेंगे इसको। और इसमें कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे ही। कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिक्स का। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में जैसे कोई भी टॉपिक आएगा, कुछ भी टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होगा मैं एक आध बेसिक न्यूमेरिकल वहाँ पे खुद बता दूंगा। इसके पश्चात हम अलग से क्लास में, अगर जैसा आप लोग बोलेंगे उसके हिसाब से मैं अलग से न्यूमेरिकल क्लास लूंगा। न्यूमेरिकल क्लास को हालांकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल हम आपको यहाँ पे बता दें, तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा। ऐसा मैं प्रयास करूँगा। बाकी जैसा आपको लगे आप इसको पढ़िए। आपको पढ़ने की सुविधा के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समय व्यतीत नहीं करते हुए क्लास 12th का भौतिकी फिजिक्स। इसमें क्लास 12th में भौतिकी में फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है। यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, स्थिर विद्युत क्या है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसके पहले इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। स्थिर विद्युत को दो पार्टों में डिवाइड, मतलब इसके दो चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर में पहला चैप्टर क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जितना मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ इनको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। मेन वर्ड है, इसको भी आपको नोट करना है, और ध्यान से आप नोट करेंगे तो आपको इंग्लिश वर्ड बनने लगेंगे। कुछ बच्चे बहुत इंग्लिश में पुअर होते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे लिए मस्ट है, आप भी जानते हैं, इसलिए जरूरी है। ये मेन की वर्ड है, इन सबको आप ध्यान रखिए। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना मीन्स किसका प्रस्तावना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रस्तावना देखेंगे। फिर विद्युत आवेश क्या है, आवेशों के प्रकार क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग एक सामान्यतः देखते हैं बच्चों कि जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम सूखे बालों में कंघी करने के पश्चात, कंघी के पास कागज के छोटे छोटे कण लाते हैं, या धूल के कण छोटे छोटे जो होते हैं उसको वो आकर्षित करने लगता है। ये गुण कब आता है? जब कंघी को हम बालों से करते हैं, इसके पश्चात कंघी में ये गुण आता है, उसके पहले कोई गुण नहीं रहता है। मतलब कि कंघी में एक एनर्जी आ जाती है। क्या करने से? रब करने से। रब मतलब घर्षण करने से। एक हमारा बाल और एक ये कंघी। ठीक इसी प्रकार से यदि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के देखते हैं तो सेम ये प्रॉपर्टी कांच के छड़ में भी उत्पन्न हो जाती है कि वो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो ये आकर्षित करने का ये गुण उत्पन्न होता है, जो किसके कारण उत्पन्न हुआ? कंघी को या
इन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करने पर उत्पन्न हुआ। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह ऊर्जा आकर्षण बल, जो आकर्षण उत्पन्न हुआ इन छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हुआ। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ऊर्जा है, ये एक प्रकार का ऊर्जा है। ये याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा हमेशा दो प्रकार की, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन ये जो आकर्षण बल होता है, ये जो आकर्षण बल होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल से डिफरेंट होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आकर्षण बल जो होता है, दो आवेशों के बीच या दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है आकर्षण बल, यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से अलग होता है। यह आप ध्यान रखेंगे। यानी कि इसमें एक आप परिभाषा लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि अब इसमें से एक हमको क्या चीज मिला कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, घर्षण करते हैं, तो वो वस्तुएं में एक आकर्षण करने का, छोटे छोटे कणों को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि हम यह बोलते हैं कि वह पदार्थ विद्युतमय हो गया है, मतलब कि इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। विद्युतमय को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि चार्ज बॉडी हो गया है। कब चार्ज बॉडी हो जाता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और उसमें एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं चार्ज्ड बॉडी या आवेशित वस्तु या विद्युतमय। विद्युतमय, विद्युतमय मीन्स इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आकर्षण की ऊर्जा, तो इसको एक इस ऊर्जा का नाम अगर हम लोग लिखें तो इस ऊर्जा का नाम ही क्या है? विद्युत ऊर्जा। लिखिए विद्युत ऊर्जा क्या है? एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विद्युत ऊर्जा क्या है? लिखिएगा उस ऊर्जा को जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उस ऊर्जा को जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसी ऊर्जा का नाम सर थॉमस ब्राउन ने क्या नाम दिया? इस ऊर्जा को विद्युत नाम दिया। यानी कि इस परिभाषा में आप यह भी लिख सकते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत कहते हैं मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या देखा? विद्युत ऊर्जा, इसी का नाम क्या है? केवल विद्युत। ये नाम किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने दिया था, लगभग 1646 ईस्वी में। भी हम इसका देखेंगे कि क्या उन्होंने बताया था, देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं आगे दोस्तों क्या है। ये हो गया आपका क्या? विद्युत ऊर्जा। समझ में आ गई सबको? विद्युत का कॉन्सेप्ट कैसे, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी विद्युत ऊर्जा कहते हैं, क्या विद्युत है, ये समझ में आ गया। अब इसे यदि इस प्रकार, अब इसमें जो हमने आपको लिखाया कि क्या लिखे थे आपने कि उस ऊर्जा को जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कहते हैं। चूंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण करने से प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, अतः इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इस विधि से उत्पन्न विद्युत प्रवाहित नहीं होती। फिर से सुनिए, जो ये विद्युत प्राप्त होता है, घर्षण के द्वारा जो विद्युत प्राप्त होता है, यह विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अतः इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। आपको इसको वीडियो को रोक करके आप लिखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या देखा इसमें? विद्युत ऊर्जा, घर्षण विद्युत और स्थिर विद्युत। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने क्या क्या देख लिया? विद्युत ऊर्जा। विद्युत नाम किसने दिया था? विद्युत ऊर्जा का नाम विद्युत किसने दिया था? सर थॉमस ब्राउन ने। कब दिया था?
1646 में। इसको आप ध्यान नहीं देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चूंकि ये विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ था, दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करने से, तो इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और चूंकि ये घर्षण विद्युत प्रवाहित नहीं होता, यह विद्युत रुका रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर विद्युत। हम लोग आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे धारा विद्युत, अगले यूनिट में, ये पहला यूनिट है ना, अगले यूनिट में पढ़ेंगे धारा विद्युत, तो वहां पे अपन लोग इस आवेश को चलाएंगे, किसी माध्यम से चलाएंगे, तो उसको हम देखेंगे कि धारा मतलब क्या होता है, बहना। तो जब आवेश बहेगा धारा उत्पन्न होगी, वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें इसका ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा सा आपको बताते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। ऐतिहासिक तथ्य जो होता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व, आज से लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व, यूनान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, थेल्स ने सर्वप्रथम यह देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ मतलब एक यह पदार्थ है जो कि ये पीले रंग का होता है, रेजिनी पदार्थ होता है, ये रेजिनियस पदार्थ होता है, जो बाल्टिक सागर के आसपास मैक्सिमम पाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को, कौन से, एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो एम्बर जो पदार्थ होता है इसमें हल्के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये किसने किया, वैज्ञानिक थेल्स ने, यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने कब किया था, सन 600 ईसा वर्ष पूर्व। लेकिन इनके आविष्कार, जब इन्होंने ये चीज शोध किया था, इसके बाद लगभग 2000 सालों तक इनके इस शोध पे कोई विचार नहीं किया। और 2000 साल बाद लगभग 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के साम्राज्य में एक घरेलू डॉक्टर थे। वो घरेलू डॉक्टर का नाम था विलियम गिलबर्ट। और विलियम गिलबर्ट ने ऐसे एम्बर के समान व्यवहार वाले पदार्थ को, एम्बर के समान व्यवहार वाले सभी पदार्थों को, जैसे कांच हो गया, एगोनाइट की छड़ हो गई, गंधक हो गया, इन सारे पदार्थों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के पश्चात इनके प्रॉपर्टी को देखा कि इसमें भी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। और इन्हीं पदार्थों को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसा। जो वह पदार्थ जिसको वो एक उचित पदार्थ के साथ रगड़ने से आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसा। याद रखिएगा कि किसने, विलियम गिलबर्ट ने, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने ऐसे पदार्थों को, वे पदार्थ थे जिनको एक उचित पदार्थ के साथ रगड़ने से उसमें आकर्षक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रिसा। याद रखिएगा क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसा। भूलिएगा मत इसको, इलेक्ट्रिसा। ये नाम दिया किसने, विलियम गिलबर्ट ने, सन 16वीं शताब्दी में समथिंग उन्होंने ये बताया। और सर इन्हीं से प्रेरित होके एक वैज्ञानिक और आए। कौन वैज्ञानिक आए, अभी मैंने आपने डिस्कस किया था, सर थॉमस ब्राउन। कब आए हैं, 1646 ईस्वी में। और उन्होंने देखा कि ये जो ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत बोलते हैं। तो इन्होंने इतना बताया। और उन्होंने यह भी बोला कि चूंकि विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एम्बर से। क्यों, क्योंकि यही 600 ईसा वर्ष पूर्व वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़े
तो उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत का नाम, एम्बर को ही क्या बोल दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत इसी को बोल दिया क्या उन्होंने, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कहां से हुई, एक प्रश्न आएगा, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति एम्बर से हुई। किसकी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई, विद्युत से। विद्युत की उत्पत्ति किससे हुई, एम्बर से। ये आपको समझ में आ गया। और इस एम्बर का जो ग्रीक शब्द है उसे बोलते हैं क्या, एम्बर का ग्रीक शब्द में जो नाम होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एम्बर का जो ग्रीक नाम है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ग्रीक। आशा करता हूं कि आपको अभी तक पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो हमको आप थोड़ा सा बताएंगे। इसको बताने का मेरा मतलब ये था, ऐतिहासिक तथ्य याद रखने से हमें सारी चीजें अंदर समझ में आ जाती हैं कि स्थिर विद्युत है क्या, आवेश क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अब देखिए, ये जो विद्युत उत्पन्न हुआ है, यह विद्युत दो प्रकार का होता है। यह विद्युत कितने प्रकार का होता है, जो विद्युत उत्पन्न हुआ है यह विद्युत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आप समझ गए होंगे कौन कौन सा होता है। एक तो होगा स्थिर विद्युत, जो कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा, गतिज विद्युत। तो जो विद्युत है दो प्रकार का होता है। एक पहला क्या है, स्थिर विद्युत, दूसरा है गतिज विद्युत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको भाई, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है। स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या हो जाएगी, अब बताइए स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या हो जाएगी, बता सकते हैं। भौतिकी की वह शाखा, स्थिर विद्युत की परिभाषा बता रहा हूं, आप लोग लिखेंगे कि भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और दूसरे में लिखेंगे भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं गतिज विद्युत। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि आवेश, हमने अभी पढ़ा कि आवेशित हो जाती है, कोई वस्तु रगड़ते हैं तो अब आवेश होता क्या है। अब हम आते हैं आपको सेकेंड टॉपिक पे, ये होता है तुम्हारा क्या, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है, आप लोग लिखेंगे इसको, लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए, समझाएंगे जरूर, लिखिए इसको। विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का, विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण है, जिसके प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण वह विद्युत बल आरोपित कर सकता है तथा विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित कर सकता है। मतलब आप समझिए इसको कि विद्युत आवेश, दुनिया में जितने भी कण हैं, प्रत्येक कण का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है जिससे प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण विद्युत बल आरोपित करता है, और जो बल आरोपित करता है उसका प्रतिक्रिया बल भी एक आरोपित कर सकता है या करता है। ये होता है तुम्हारा क्या, आवेश। यानी कि एक सीधा सिंपल शब्दों में कि जो आवेश होता है वो किसी भी प्रत्येक कण, जो भी कण होते हैं, किसी भी कण का एक मूलभूत या मूल कण का एक अंतर्निहित गुण होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी ही होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। और आवेश ये होता है आपका आवेश। और आवेश कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं, आवेश होते हैं दो प्रकार के। टाइप्स ऑफ आवेश क्या होगा, आवेश समझ में आ गया, आवेश को आप नोट कर लेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं।
आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश, इसको अपन कैसे समझेंगे? देखिए आपको बता रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा इसको। धन आवेश और ऋण आवेश, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव। इसका नाम अभी कॉन्फ़िगरेशन और अच्छे से डिटेल करके देखेंगे। समझिए पहले इसका परिभाषा। अगर आपको आ गया धन आवेश की परिभाषा तो आप लेंगे क्या? ध्यान समझिएगा, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। ऋण आवेश के लिए लेंगे हम लोग इबोनाइट की छड़ और क्या लेंगे यहाँ पे? इबोनाइट की छड़ में किसके साथ रगड़ेंगे हम लोग? एक होता है फर या प्योर फर या बिल्ली का खाल। बिल्ली का खाल से रगड़ दो। कैट स्किन। तो देखिए जब हम ये देखिएगा ये प्लस, जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े के साथ, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। और इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। और यह यहाँ पे एक बात सामने आती है कि इसे धन आवेश क्यों कहते हैं, इसे ऋण आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका आपको संरचना बताएंगे, संरचना के बाद परमाणु कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, उसको मैं बताऊंगा अभी आपको। ये आप देखिए, इसको समझिए, क्या आपको पूरी समझ में आ रहा है? आप इसको नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आवेश को समझते हैं कि धन आवेश क्यों बोलते हैं और ऋण आवेश क्यों बोलते हैं। हम उसको अच्छे से स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना समझ के एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसका मेन है। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये धन आवेश कैसे उसको बोलते हैं और ऋण आवेश कैसे बोलते हैं, उसको समझिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक सोडियम धातु, एक ले रहे हैं यहाँ पे। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं में, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2, 8 और 1। इसको हमने लिया क्लोरीन, क्या लिया इसका? क्लोरीन कितना परमाणु क्रमांक होता है? 17। इसको तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा ये? 2, 8, 7। अब समझिएगा इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक में कितना क्या चीज होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका हो गया नाभिक। बाकी ये है कच्चा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑर्बिट। प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। फर्क इतना होता है कि प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन हमेशा कहाँ होता है? नाभिक में स्टेबल होता है, कि कहीं कोई मूव नहीं करता, गति नहीं करता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस जो कि होता है उदासीन। अब प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज। बाहर इलेक्ट्रॉन, जैसे हम देखें ये पहला का नाभिक के बाहर जो खाली स्थान है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, इसको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? बोर-बरी के नियम से 2m, इसको के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन m का मान 1 रखेंगे तो 1 1 जा 1 2 यानी कि 2 आएगा। जब n इक्वल कितना रखेंगे 1, तो पहले में कितना भरेगा 2। इसी प्रकार दूसरे कक्षा में कितना भरेगा? यहाँ 2 रखेंगे तो 8। दूसरे कक्षा में कितना भर जाएगा आपका? 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। तीसरे कक्षा में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम क्या है?
फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका नाम क्यों बोला गया है? इसलिए बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाभिक में प्लस आवेश है। और कितना प्लस आवेश है? जितना बाहर इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश है। तो नाभिक के साथ ये प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है, उसको हम बताएंगे आपको। फिलहाल अभी इसको समझिए, प्लस और माइनस के बीच। तो जो नाभिक के पास वाले कक्षा है, इसके ये नाभिक के साथ एक प्रबल आकर्षण बल के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है, इसका आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। और अंतिम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण बल का मान और कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितना बल, इसमें वो कम आकर्षण बल से बढ़ेगा और इसको निकालना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम क्लोरीन के लिए निकालते हैं तो प्लस और ये उदासीन होता है, 2, इसमें कितने हो जाएंगे 8, कितने बचे 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक वक्त 7। तो कोई भी परमाणु अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, अष्टक नियम पूरा करने का प्रयास करता है। अष्टक नियम मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी होती है और वो लगता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें। तो हम देखते हैं कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ एक इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बहुत कम होगा, 7 इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल नाभिक के साथ ज्यादा होगा। इसलिए हम 7 इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इससे हमें अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ जाएगा? क्लोरीन में। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कहाँ आ जाएगा? क्लोरीन में। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन 10 बचे और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो ज्यादा क्या है? प्रोटॉन। कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा है उतना आवेश पे चढ़ जाएगा। यानी कितना आवेश पे चढ़ेगा? +1। कितने प्रोटॉन ज्यादा है? एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो ज्यादा है तो +1 चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण ये धन आवेश हो जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण ये धन आवेश हो जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इसमें प्रोटॉन कितने हैं भाई? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो इलेक्ट्रॉन अधिकता हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा? -4। एक -4। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेने से अष्टक पूरा होता तो यहाँ पे 2 होता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेने से, जैसे कि मैग्नीशियम हम बोलते हैं यहाँ पे, तो मैग्नीशियम में एक और आता, मैग्नीशियम में एक और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए। तो वहाँ पे मैग्नीशियम में क्या लिखते हैं? Mg2+। तो ये आवेश होता है। तो आवेश प्रकार के हो गए, एक वो जो डोनर होता है, एक जो एक्सेप्टर होता है, दाता और ग्राही। देने वाला कौन है? प्लस, लेने वाला माइनस। ये होता है आपका आवेश। और इसी के कारण चूंकि हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन आएगा आगे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आएगा, उसको हम समझेंगे। तो आप लोगों को ये आवेश समझ में आएगा क्या? आवेश के प्रकार क्या हैं और आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, क्या है आवेश, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आ रहा होगा उससे आप कमेंट हमको बताइए, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।